हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय सेल्फ स्टडी। दोस्तों आज है शनिवार और आज हम डिस्कस करते हैं 10 महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस जो कि भिन्न भिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और यह सभी 10 क्वेश्चंस जो हैं दोस्तों वह डिफरेंट सब्जेक्ट से होते हैं, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और भी मिसलेनियस क्वेश्चंस भी होते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर बिंबिसार। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, चंद्रगुप्त मौर्य। और यह प्रश्न दोस्तों रेलवे इलाहाबाद के एग्जाम में वर्ष 2005 में पूछा गया प्रश्न है। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य ने वर्ष 322 ईसा पूर्व में नंदवंश के अंतिम शासक धनानंद को युद्ध में पराजित किया और मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। साथ ही बताता चलूँ दोस्तों कि इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी उनके गुरु चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने ही अर्थशास्त्र की भी रचना की है। साथ ही यहीं पे बताता चलूँ दोस्तों कि चाणक्य या कौटिल्य का जो असली नाम था वह था विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो है कि राजा बना और उसने मगध पर शासन किया। इसके बाद दोस्तों बिंदुसार का जो पुत्र था वह था अशोक, और अशोक ने अपने पिता बिंदुसार की हत्या कर राजगद्दी को प्राप्त किया था। दोस्तों यहाँ पर जो अशोक है यह वही सम्राट अशोक हैं जिन्हें हम इतिहास में कलिंगा युद्ध के लिए पढ़ते हैं। दोस्तों मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वह था बृहदर्ष, और इस बृहदत्त की हत्या कर दी थी उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। और यहीं से दोस्तों मौर्य वंश का अंत होता है और शुंग वंश प्रारंभ हो जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर बिंबिसार। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, बिंबिसार। और यह प्रश्न भी दोस्तों रेलवे कोलकाता के एग्जाम में वर्ष 2005 में पूछा गया प्रश्न है। यहीं पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने अभी आपको बताया है कि मौर्य वंश की स्थापना वर्ष 322 ईसा पूर्व में की गई थी, और इनके जो 3 प्रमुख शासक थे वह थे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। इनमें दोस्तों बिंबिसार का कहीं नाम नहीं है। बिंबिसार भी इतिहास में एक व्यक्ति हैं, लेकिन दोस्तों इनका शासनकाल जो है वह मौर्य वंश से काफ़ी पहले है, तो इनका संबंध मौर्य वंश से नहीं है। यहीं पर दोस्तों इसी तरह का एक और भी नाम इतिहास में बार बार आता है और वह है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त दोस्तों इतिहास में कुल 3 व्यक्ति हुए हैं, और उनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे हैं चंद्रगुप्त प्रथम, और तीसरे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, या उन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आपको बता दूँ कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वह सबसे पहले थे, वह 322 ईसा पूर्व में थे, और उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। जबकि दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वह गुप्त वंश में के शासक थे, और इसके बाद दोस्तों उनके पुत्र हुए थे समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के बेटे हुए थे चंद्रगुप्त द्वितीय, और उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और यह दोनों ही शासक चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे यह गुप्त वंश के शासक थे, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के शासक थे। तो इन्हें भी दोस्तों आप याद रखिएगा। यहीं पर दोस्तों एक फैक्ट आपको और भी बताता चलूँ कि यह गुप्त वंश के जो शासक हैं समुद्रगुप्त, इन्हें भारत का नेपोलियन की। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न है राज्यपाल पद की नियुक्ति की न्यूनतम सीमा क्या है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर कोई सीमा नहीं। तो दोस्तों क्या सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 35 वर्ष। यहीं पर दोस्तों राज्यपाल के बारे में भी और आपको बताता चलूँ तो दोस्तों राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और राज्यपाल किसी भी राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। यहीं पर दोस्तों एक बार और भी आपको बताता चलूं कि राज्यपाल जो होते हैं वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। और दोस्तों जो हमारा संविधान है उसमें राज्यपाल को हटाए जाने का कोई भी प्रावधान नहीं है। दोस्तों ज़्यादातर ऐसा होता है कि राज्यपाल का शासनकाल या राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्षों का होता है, लेकिन ऐसा कोई डिफाइन नहीं है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कितने भी समय तक किसी राज्य के राज्यपाल बने रह सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ,
और अगला प्रश्न भी राज्यपाल से ही संबंधित है। प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी? और आपके ऑप्शन है दोस्तों, श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती सुचेता कृपलानी या फिर श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जी के संबंध में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि वह उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल थीं और दोस्तों उनका जो जन्मदिवस है 13 फरवरी, उसे हम राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। यहीं पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि वर्ष 1931 ईस्वी में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो उस समझौते के बाद ही गांधी जी को और लॉर्ड इरविन को दोनों को दो महात्माओं की संज्ञा दी थी और वो सरोजिनी नायडू जी ने ही दी थी। और यह प्रश्न दोस्तों कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। यहीं पर दोस्तों अगर अन्य ऑप्शंस की बात करें तो श्रीमती इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, जो कि अभी भी वही हैं, अभी तक कोई दूसरा तो हुआ नहीं उनके बाद। जबकि दोस्तों श्रीमती सुचेता कृपलानी जी की बात करें तो वह भी जो है कि उत्तर प्रदेश राज्य की ही पहली महिला मुख्यमंत्री थी और देश की ही पहले महिला मुख्यमंत्री थी। जबकि दोस्तों श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित जी की अगर बात की जाए तो दोस्तों इनका नाम आप लोगों ने इतिहास में कम ही पढ़ा होगा या सुना होगा। तो आपको बताता चलूँ दोस्तों कि श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित जी जो थी, यह जवाहरलाल नेहरू जी की बहन थी और दोस्तों इस तरह से वह इंदिरा गांधी जी की बुआ थी। इनका ऐतिहासिक अगर उपलब्धि बताऊं दोस्तों तो यह वर्ष 1953 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली दुनिया की पहली महिला हैं। याद रखिएगा, यह विश्व की पहली महिला हैं, केवल भारत की ही नहीं। तो यह हमारे लिए एक गर्व की बात है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। प्रश्न है दोस्तों, स्वेज नहर जोड़ती है और आपके ऑप्शन है दोस्तों, भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, लाल सागर को हिंद महासागर से या फिर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, भूमध्य सागर को लाल सागर से। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि स्वेज नहर आजकल बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा कंटेनर शिप एवरग्रीन नामक शिप जो था वह इसमें फंस गया था और इसकी वजह से नहर में जहाज़ों का आना जाना रुक गया था। तो दोस्तों आने वाले एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस जरूर आ सकते हैं। यहीं पर दोस्तों अगर स्वेज नहर की बात करें तो इसकी लंबाई है लगभग 193 किलोमीटर और जैसा कि दोस्तों अभी प्रश्न ही बताया है मैंने कि यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। आपको बता चलूँ दोस्तों कि इस नहर को वर्ष 1859 से 1869 ईस्वी में बनाया गया था और वर्ष 1869 ईस्वी में इसे चालू कर दिया गया था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है दोस्तों, इसको भी आप याद रखिएगा कि स्वेज नहर का जो एक सिरा है, जैसे कि कोई भी एक गली होती है उसको आप इस तरह से समझ सकते, कोई रोड होता है उसका एक सिरा और दूसरा सिरा, तो जो दोस्तों मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर की तरफ जो टर्मिनल है उस पर स्थित है पोर्ट सईद, जबकि लाल सागर की तरफ जो पोर्ट स्थित है उसका नाम है पोर्ट स्वेज। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? और आपके ऑप्शन है दोस्तों, टिकटिका, सुपीरियर, बैकाल या फिर मृत सागर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, लेक बैकाल। और यह प्रश्न दोस्तों यूपीपीसीएस के एग्जाम में भी वर्ष 2002 में पूछा गया प्रश्न है। यहीं पर दोस्तों अगर अन्य ऑप्शंस की बात करें तो टिकटिका झील जो है वह दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया और चिली की सीमा पर स्थित है और यह दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। जबकि दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है लेक सुपीरियर और यह दुनिया में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वहीं दोस्तों मृत सागर की अगर बात करें तो यह जॉर्डन देश में स्थित है और यह दुनिया का सबसे निम्नतम स्थान है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न है, श्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों 10 से 100 हर्ट्ज, 20 से 20,000 हर्ट्ज, 0.5 से 500 हर्ट्ज या फिर 2000 से 20,000 हर्ट्ज। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, 20 से 20,000 हर्ट्ज। यहाँ पर दोस्तों एक शब्द है श्रव्य तरंगे। तो श्रव्य तरंगे क्या है दोस्तों? वे तरंगे जिनको हम सुन सकते हैं वही श्रव्य तरंगे कहलाती हैं। यहीं पर दोस्तों एक और भी शब्द है, वह है आवृत्ति। तो आवृत्ति क्या होती है? अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तब तो आपको मालूम होगा, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं तो आपको बता दो दोस्तों कि अगर बहुत ही सरल भाषा में आप समझना चाहते हैं तो आप बस स्टॉप पे कभी अगर गए होंगे तो देखते होंगे वहाँ कहा जाता है कि इस बस की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। मतलब कोई बस अगर किसी स्थान से
स्टेशन से, मान लीजिए रेलवे स्टेशन से बस स्टेशन तक जा रही है और फिर वहाँ से आ रही है, मतलब एक ही क्रिया को वह बार बार कर रही है, आना जाना आना जाना, तो यह जो क्रिया है दोस्तों वही कहलाती है आवृत्ति। और इसी को कहते हैं दोस्तों, जैसे कि हम लोग पुनरावृत्ति करते हैं। अब एग्जाम के लिए आप पढ़ते हो तो रिवीजन करते हो, मतलब इसका हिंदी मतलब क्या होता है, पुनरावृत्ति, मतलब कोई भी चीज़ की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो इसी को कहा जाता है, किसी भी काम को बार बार किया जाना, दैट इज कॉल्ड आवृत्ति। और दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि जो ध्वनि तरंगे हैं वह भी तरंग के फॉर्म में या वेव के फॉर्म में चलती है, तो उसकी भी अपनी एक आवृत्ति होती है। तो उसकी आवृत्ति अगर 20 हर्ट्ज से ज़्यादा और 20,000 हर्ट्ज से कम होगी तभी हमें सुनाई देगी, अदरवाइज वो हमें सुनाई नहीं देगी। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक शब्द और भी आ रहा है हर्ट्ज, तो आप याद रखिएगा कि जो आवृत्ति की इकाई है वही है हर्ट्ज। यहीं पर दोस्तों एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता चलूँ कि जो हमारे घर में बिजली आती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, और उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, मतलब 1 सेकेंड में वह 50 बार जलता है और बुझता है। कभी भी दोस्तों आप बल्ब या फैन को उठाकर देखें तो उसका जो नेम प्लेट होगा उस पर लिखा होता है 50 हर्ट्ज, मतलब आपके सामने जो बल्ब जल रहा है वास्तव में वह 1 सेकेंड में 50 बार जल रहा है और 85 बार वह बुझ रहा है, लेकिन यह क्रिया इतनी जल्दी हो रही है कि आपको हमेशा यही लग रहा है कि बल्ब जल ही रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों बात हो गई 20 से 20,000 हर्ट्ज की, लेकिन दोस्तों अगर कोई भी तरंग है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वह 20 हर्ट्ज से कम है तो वह कहलाएगी अपश्रव्य तरंगे, और जो तरंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से अधिक है उनको कहा जाएगा पराश्रव्य तरंगे या अल्ट्रासोनिक वेव्स। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों कि जो श्रव्य तरंगे हैं वह ह्यूमन बीइंग के लिए हैं, हमारे आपके लिए हैं, लेकिन जो अपश्रव्य तरंगे या जो अल्ट्रासोनिक तरंगे हैं इनको बहुत से जानवर जैसे कि डॉल्फिन, कुत्ता, बिल्ली आदि सुन सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। प्रश्न है, पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच हो, 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो, 20 से 1,000 हर्ट्ज के बीच में हो, या फिर 20 हर्ट्ज से कम हो। तो जैसा कि दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि पराश्रव्य तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सेकंड, 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो। और यह प्रश्न भी दोस्तों वर्ष 2011 में एनडीए एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न है 8 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? और आपके ऑप्शन है दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, या फिर विश्व एड्स दिवस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। यहीं पर दोस्तों अगर अन्य ऑप्शंस की हम बात करें तो 5 जून को हम मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, जबकि 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं दोस्तों 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। प्रश्न है 23 जनवरी को निम्नलिखित में से किस महापुरुष का जन्म दिवस मनाया जाता है? और आपके ऑप्शन है दोस्तों सरोजिनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। और यह प्रश्न भी दोस्तों वर्ष 2002 में यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, सुभाष चंद्र बोस। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो जन्म दिवस है 23 जनवरी, इसको इस वर्ष पहली बार भारत सरकार द्वारा पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। और दोस्तों जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में ही हम लोगों ने अभी जाना था कि 23 फरवरी को सरोजिनी नायडू जी का जो है कि जन्मदिन होता है, और इसको हम राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। जबकि दोस्तों 11 नवंबर को हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम जी का जन्म है, तो उस दिवस को दोस्तों 11 नवंबर को हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों अब बारी है आपके लिए आज के प्रश्न की। प्रश्न है दोस्तों, इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विधियों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा है? और आपके ऑप्शन है दोस्तों स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ब्रह्मगुप्त, या फिर समुद्रगुप्त को। तो दोस्तों हमेशा की तरह अगर आपने वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर अभी तक आपको मिल गया होगा। प्रश्न का सही उत्तर नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स के लिए दोस्तों आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। इसी नोट के साथ दोस्तों अब आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।